नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद सूरज के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो ये क्लासेस स्पेशल आप लोगों के लिए यूके ट्रिपल एस सी बेस्ड क्लासेस बना रखी हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोपहरा का बढ़ोई ले चू बैठी जा किसका गीत है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही राइट आंसर हो जाएगा, नरेंद्र सिंह नेगी, ऑप्शन नंबर बी। तो यूके ट्रिपल एस सी ऐसे ही क्वेश्चन करा रहा है और इसीलिए आप लोगों के लिए स्पेशल ये क्लास हम लोगों ने अरेंज करी है। बाकी करना ना करना आप लोगों पर डिपेंड करता है। हम लोग तो कंटिन्यू अपने क्लासों को अब आगे को करते रहेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाएंगे, क्योंकि ये स्पेशल खाली उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए बन रही है। साथ साथ में फॉरेस्ट गार्ड का भी सेम सिलेबस है, तो वहाँ भी ये क्लासें आप लोगों के लिए काम आ जाएंगी। तो आधुनिक कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो इसी तरीके से कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तो आधुनिक कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का प्रथम कंप्यूटर है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ENIAC। आज की इस क्लास में आप लोग चेक कर लेना कि आपके कितने आंसर यहाँ पर सही बन रहे हैं। अगर आप लोगों के ठीक ठाक नंबर बन रहे हैं तो अब तो सही है, नहीं तो आप लोगों को डीप स्टडी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि क्वेश्चनों का स्तर कम नहीं होगा। भले ही हम लोगों से पढ़ाने में कोई दिक्कत हो सकती है, लेकिन क्वेश्चनों का लेवल आप लोग अभी देख के ही समझ जा रहे होंगे। मनोरंजन ढंग से लिखा हुआ प्रासंगिक लेख को क्या कहा जाता है? किसी संस्था के किसी संस्था की ओर से प्रकाशित होने वाली प्रमुख पत्रिका, इसको विशेषांक कहा जाता है दोस्तों। अगर एक दो क्वेश्चन भी आप लोगों को अगर याद है ना इनमें से, तो काफ़ी इजी तरीके से ये सॉल्व हो जाता है। किसी विशेष समारोह, उत्सव या खास मौके पर निकाला गया अंक, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे मुख्य पत्र कहा जाता है। मुख्य पत्र भी बोला जाता है, वैसे मुख्य पत्र कहा जाता है इसको। तो गौ का एक हो जाएगा। तो चेक करते हैं यहाँ पर किस में है। तो एक भी अगर आप लोगों को आता है ना, तो यहाँ पर दिख रहा है हमको गौ का एक, डी में दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसी तरीके से क्वेश्चन भी एग्जाम में सॉल्व होते हैं, बस हम लोगों को उस तरीके से पढ़ने की ज़रूरत होती है। स्मार्ट स्टडी, अक्सर 8-8 घंटे पढ़ने वाला बाहर हो जाता है, 3-3 4-4 घंटे पढ़ने वाला अक्सर अंदर हो जाता है। तो स्टडी का एक स्मार्ट स्टडी से ही होने वाला है सिलेक्शन। खाली आप कोचिंगों के राउंड लगा के भी कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि अब जो यूके ट्रिपल एस सी जो क्वेश्चन कराता है, स्थानीय लोगों को उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। जो स्थानीय कुमाऊँ, गढ़वाली जितने भी हैं, जौनसारी, इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि बाहर वालों को कुमाऊनी और ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। तो प्रागैतिहासिक शब्द का अर्थ है। तो प्रागैतिहासिक इस शब्द का अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इतिहास से जो पूर्व काल का होता है ना, इसे प्रागैतिहासिक कहा जाता है। निम्नांकित में से विदेशी उपसर्ग है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोगों को, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को यूके ट्रिपल एस सी के पुराने पेपर में ये क्वेश्चन देखने के लिए मिले होंगे आप लोगों को, क्योंकि एक फिक्स उनके पास क्वेश्चन बैंक बना रहता है, जिसमें कि 2000, 4000, 8000 ऐसे क्वेश्चन होते हैं। सब जो भी अपने विषय में जो टीचर होते हैं, वो अपने तरफ से क्वेश्चन दे देते हैं उनको, और उसी से पेपर बनता है। फिर उनके ही सिलेक्टेड क्वेश्चन और उनके आंसर दे देते हैं वो, जिस वजह से उनको खुद पता नहीं चल पाता कि हम लोगों ने कि वही पेपर अभी पेपर में आने वाला है, नहीं तो वो तो पहले ही लीक कर देंगे उस चीज़ को। तो विदेशी उपसर्ग यहाँ पर जो हो जाएगा, ब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो इनमें से तद्भव और तत्सम दो शब्द होते हैं। तत्सम जो होते हैं वो सीधे संस्कृत के शब्द होते हैं, और तद्भव क्या होते हैं, जिनका संस्कृत के द्वारा निर्मित शब्दों को तद्भव कहा जाता है। वैसे हिंदी आप लोग ऐसे याद रख लेना कि तद्भव जो होते हैं ना, हिंदी के शब्द होते हैं। तो कौन सा शब्द है इनमें से? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूसा के लिए हिंदी शब्द क्या है? तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिल रहे होंगे अपने पेपरों में। इन क्वेश्चनों का लेवल आप लोगों को ना पढ़ के अब
देख के आप लोग समझ ही रहे होंगे कि इन क्वेश्चनों का कितना महत्व है आप लोगों के लिए। और जिन लोगों ने भी जूनियर असिस्टेंट का पेपर दिया होगा ना, उन लोगों को इन क्वेश्चनों का महत्व ज़रूर से पता होगा। अगर कंटिन्यू आप लोग जुड़े रहते हो क्लास के साथ, तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों का प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट करा दूँ आप लोगों को। बाकी आप लोगों को भी डिपेंड करता है, हम तो कंटिन्यू करते रहेंगे साथ साथ में। तो मुस का मतलब क्या होता है दोस्तों? मुस का मतलब खरगोश या चूहा में से कन्फ्यूजन हो रहा था बहुत ज़्यादा, लेकिन जो मुस होता है उसको चूहे को ही कहा जाता है पहाड़ी में। तो कोई बाहर का होगा, उसको क्या पता है मुस क्या होता है। निम्नांकित में अर्धविराम चिन्ह है, तो इनमें से अर्धविराम कौन सा है? एक अल्प विराम होता है जो ऑप्शन नंबर ए में है। इसके तरफ आप लोग बिल्कुल मत जाना। अर्धविराम पूछा गया है यहाँ पर, तो अर्धविराम ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन ऐसा है जो असत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निष्क का अर्थ होता है ऊपर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनियों के परस्पर मेल से क्या बनते हैं? तो ध्वनियों के परस्पर मेल से क्या बनते हैं दोस्तों? तो ध्वनियों के परस्पर मेल से जो उत्पन्न जो शब्द होते हैं, इनको कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, शब्द कहा जाता है। ध्वनियों से ही शब्द बनते हैं, वर्णों से शब्द बनते हैं भाई। और शब्दों से मिलके क्या बनते हैं? निम्नलिखित में से इसमें जो है इसमें भी मिलान करने वाला है, तो यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को देख सकते हो। एक भी आपको आता है तो हो जाएगा। पंजाबी किस में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है ना। मराठी किस में लिखी जाती है? देवनागरी में। उर्दू किस में लिखी जाती है? तो अगर एक भी आता है आप लोगों को, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को करने का तरीका बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, प्रॉपर आप लोगों को प्रिपेयर कर दूंगा जो लोग भी नए हैं। आपको ऐसा नहीं आता जैसे कि आप लोग सोच रहे होगे, सारे ऑप्शन देख के कन्फ्यूज हो जाओगे। एक ऑप्शन जो आप लोगों को आता है उसको देखो खाली। जैसे कि पंजाबी की गुरुमुखी आप लोगों को दिखी गई, तो यहाँ पर देखो, तो घ का दे रखा है, घ का हो जाएगा 2। तो कौन से ऑप्शन नंबर में है? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर रुको, ये थोड़ा सा गलत हो चुका है। घ का 2, हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बाकी जो मराठी है, मराठी जो लिखी जाती है देवनागरी में लिखी जाती है, तो इसके अनुसार ही आप लोग समझ सकते हो इस चीज़ को ना। उर्दू किस में लिखी जाती है? उर्दू, तो उर्दू जो है फारसी में लिखी जाती है, फ्रेंच रोमन में लिखी जाती है। तो बाद में तो हो ही जाते हैं, लेकिन एक भी आता है आप लोगों को तो, लेकिन वहाँ पर ना कंफ्यूज नहीं होना है, बस इस चीज़ को याद रख लेना। प्रारूपण का अर्थ यहाँ पर पूछा गया है, तो प्रारूपण को ड्राफ्टिंग भी कहा जाता है, मसौदा भी कहा जाता है, आलेखन भी कहा जाता है। तो इसके तीनों आंसर सही हैं इसके। बस ये जल्दीबाजी में पेपर में मत करना कि जैसे कि आप लोगों ने देखा प्रारूपण का अर्थ क्या है, तो आप लोगों ने खाली वहाँ देख लिया। प्रारूपण को तो ड्राफ्टिंग भी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी करके मत चाहते देना, सीधे सारे ऑप्शनों को पढ़ना है अच्छे से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्मला झाड़ू लगाती है, इस वाक्य के आधार पर निम्नलिखित में से सही उत्तर कौन सा है? तो निर्मला झाड़ू लगाती है, इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें एक उद्देश्य है, एक ही विधेय है। थारूवाड़ क्षेत्र कहलाता है, तो थारूवाड़ क्षेत्र कौन सा कहलाता है दोस्तों? खटीमा सितारगंज का ही कहलाता होगा, क्योंकि थारू कहाँ पर रहते हैं मुख्य रूप से? तो थारू लोग रहते हैं, कहाँ रहते हैं? हमारे उधम सिंह नगर में रहते हैं ना थारू लोग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, खटीमा सितारगंज। मुझसे गाँव गाँव बिराओ हनी हंसी खई, लोकोक्ति का अर्थ यहाँ पर पूछा गया है। तो मुझसे गाँव गाँव बिराओ हनी हंसी, तो आप लोगों को पहले ही बता दिया था मैंने, मूसे का मतलब होता है चूहा, और गाँव गाँव का मतलब आफत होती है। तो चूहे की आफत निकली पड़ी है, और जो बिराव है हमारा हमारा बिराव जो बिल्ली है, उसको हंसी आ रही है, हंसी और खेल हो रहा है उसके लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मुसीबत में पड़े व्यक्ति का संकट में होना
और अन्य व्यक्तियों द्वारा उसकी मजाक बनाना। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा दोस्तों। तो हिंदी में कितने नासिक की व्यंजक होते हैं? तो ऐसा पूछा। देखो अगर ना यूकेपीएससी अगर ये एग्जाम कराता तो इसमें क्या पूछा जाता, नासिक की व्यंजन इनमें से कौन सा है, छाटो बोलते हैं तो आप लोग उसको छाट लेते देख के। लेकिन ये समझ चुका है यूकेएसएससी, इस चीज़ को समझ चुका है और उनको पता है कि अब पढ़ने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है तो उन लोगों ने भी मेरिट को कम रखना है। तो इसके वजह से पेपर थोड़ा सा हार्ड इसीलिए लग रहा है क्योंकि पूछने का तरीका थोड़ा अलग हो गया, बाकी क्वेश्चन इजी ही आ रहे हैं अभी भी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी तो 5 होते हैं। नौकुंवारी ब्याह लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा, नौकुंवारी ब्याह लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कार्य में अत्यंत जटिलता होना इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सूची 1 और सूची 2 से मिलान करिए। कर्णफुल, तो कर्णफुल कान में पहने जाते हैं। ब्लॉक, ब्लॉक नाक में पहना जाता है। हंसुली गले में, धागुला हाथ में। तिमयणा, तो इतना अभी अच्छे से, और आप लोगों को एक दो भी ऑप्शन आते हैं तो हो जाते हैं। कर्णफुल, तो कर्णफुल जहाँ तक हमको लगता है कान में पहने जाते हैं और धागुला कलाई में पहना जाता है। तो घौ का 4 होना चाहिए। तो घौ का 4 जो है ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर भी है और इसमें आप लोग देख सकते हैं। तो तिम्यणा जो है ना, घौ, इसके हिसाब से इसको पहना जाता है गले में और ब्लॉक जो है नाक में पहना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई बार बार। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है, पूछा गया है यहाँ पर। है नहीं पूछा गया है, नहीं है। तो जल्दीबाजी में वहाँ पर जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है वो ऐसे वो टिक मत करके आ जाना सीधे से, लहर आंसू इनकी, आज जैसे तुमको पता है आंसू इनकी है तो टिक करके मत आ जाना सीधे। ऐसे होता है फिर घर जाके लगता है अरे यार मेरे को क्वेश्चन आता था मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं, ऐसे होता है भाई। फिर उसके बाद तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, लहर भी उन्हीं की है। अरुणिमा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। सही उत्तर का चयन कीजिए। उदय का अस्त होता है, इहा का अनिहा होता है, खंडन का क्या होता है? तो खंडन का विखंडन बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों। खंडन का मंडन राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो सीधे हम लोग अपने साथ आंसर की रखते हैं जिसके वजह से आप लोगों को कोई से भी क्वेश्चन गलत आपके सामने ना पेश हो। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे वैसे तो, लेकिन हर हफ्ते हमारी जो आती है वो आती है महा मैराथन आती है, आप लोग उसको अटेंड जरूर से करना। पूरे हफ्ते का पूरा रिवीजन करा देंगे आप लोगों को। तो ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।